अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते हैं। सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। एज आई स्पीक सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आदिल बाज़ई को डी सीट किया था और ये चंद रहनुमा थे जिनके लिए रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा था। इनकी रुकनियत मुअत्तल की गई थी, इनको डी सीट किया गया था इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल कर दी है। ये ठंडी हवा का एक झोंका है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए, बारिश का पहला कतरा है। और अब देखना ये कि बाकी लोग जिनको डी सीट किया गया था, इनके साथ 2 मजीद थे, क्या उनकी रुकनियत बहाल होती है या नहीं होती। लेकिन इससे सिंबलिज्म तो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अभी जस्टिस मंसूर अली शाह की आवाज़ मौजूद है, कुछ जजेस मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मत्था लगाना ज़रूरी है, जो ये समझते हैं कि अभी हुकूमत जो कर रही है, और जाहिर है कि 2 रोज़ पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो तकरीर की और जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए और सिस्टम में रह के खेलेंगे, तो जस्टिस मंसूर अली शाह सिस्टम में रह के मज़ाहमत कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए। उसके बाद हुकूमत को दी गई पहली डेडलाइन खत्म हो चुकी है। जमीयत उलमा इस्लाम से मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हुकूमत को 8 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी, जिसके बाद लॉन्ग मार्च का इंदिया दिया गया। अब मौलाना फजलुर रहमान ने जो तकरीर पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए की है, उसमें उन्होंने एजेंसियों को भी ललकारा है, इस्टेब्लिशमेंट को भी वार्निंग जारी की है कि अगर हम इस्लामाबाद आ गए तो फिर तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी। अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सवाल कर रही है कि गोली क्यों चलाई, गोली किसने चलाई, लेकिन अगर हम इस्लामाबाद आ गए तो तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कुछ मुलाकातें शहर इक़्तिदार के अंदर हो रही हैं। आसिफ जरदारी साहब ने जो कुछ किया उस पर मौलाना फजलुर रहमान को बिलावल भुट्टो साहब ने जो आर्गूमेंट पेश किया हमारे जराये के मुताबिक वो ये है कि रियासत नहीं चाहती। रियासत हमारे यहाँ उर्फ आम में इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाता है कि असल में आसिफ जरदारी साहब बाउंड है। इस्टेब्लिशमेंट जो कह रही है, रियासत जो कह रही है, बतौर रियासती सरबराह आपको ये करना है। और दूसरी तरफ जब उन्होंने ये शिकवा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये शिकवा बिलावल भुट्टो से किया, आसिफ जरदारी साहब से किया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो जस्टिफिकेशन सामने आ रही है वो डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक है। और फिर उसके बाद हमने हाफिज ताहिर अशरफी साहब की जो तनकीद है मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को लेकर वो भी सुनी, और हाफिज ताहिर अशरफी की इस तनकीद के ऊपर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जवाब दिया। दूसरी जानिब हमारे जरा ये बताते हैं कि नवाज शरीफ से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मौलाना फजलुर रहमान ने किया, जिसके बाद नवाज शरीफ से बड़ी ही अहम मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की जाती उम्रा में हुई। और जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में जरा ये दावा करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज को यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मौलाना फजलुर रहमान के कंसर्न्स दूर करने का कहा है कि मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। अब मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात क्यों कर और कैसे दूर हो पाएंगे, जाहिर है उसके लिए हुकूमत को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल वो तो फौरी तौर पे मंजूर कराना पड़ेगा। बेशक जॉइंट सिटिंग के अंदर मंजूर कराएं, बेशक सदर ममलिकत से मंजूर कराएं, ये करना पड़ेगा। ये मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्या इसी बैकड्रॉप के अंदर ये सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, डेवलप हो रही है, जिसमें फैसल वोडा भी आ गए, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी हो गई, MQM से मुलाकात भी हो गई, उनको भी उंगली लगाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो क्या ये जो मुलाकातें हैं ये किसी तूफान का पेश खैमा है? क्या सेटअप तब्दील होने जा रहा है? ऑल्दो इस्टेब्लिशमेंट और कंसर्न क्वार्टर्स से ताल्लुक रखने वाले, उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट बड़े तयक्कुन से कह रही है कि सेटअप तो यही रहेगा, स्टेटस को बरकरार रहेगा, कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन जाहिर है ये सियासत है और सियासत में अगले पल का पता नहीं चलता कि क्या हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो तकरीर है जो उन्होंने पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से की है, सबसे पहले जरा मैं आपके सामने रख देता हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि अगर हमने आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। शराफत से रहो, हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं। और ये किसको कह रहे हैं? जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम पार्लियामेंट में छोटी कुव्वत हैं लेकिन अवाम में छोटी कुव्वत नहीं। बातचीत के रास्ते सारे मसाइल हल हुए, तरामीम
तरमीमी बिल हमसे छुपाया जा रहा था। कहा गया कि 9 घंटे में तरमीम मंजूर करनी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आइन, जमहूरियत, अदलिया और पार्लियामान के साथ जो किया जा रहा था, हमने उसका रास्ता रोका। दीनी मदारिस के बिल पर 9 माह बाद की हुकूमत ने खुद ड्राफ्ट मंजूर किया। उन्होंने कहा कि कुछ कुव्वतों ने मुदाखलत की और बिल रोक दिया गया। इनका ख्याल है कि हम थक जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। हालांकि पीडीएम के वक्त इस बिल पर इत्तफाक हुआ, एक बिल तैयार हो चुका है, इसे क्यों मंजूर नहीं किया जाता। उनका कहना था कि मेरे घर पर 1 माह मुलाकातें होती रहीं। बिलावल भुट्टो से कराची और नवाज शरीफ से लाहौर में 5 घंटे मुलाकात हुई। सेनेट ने मुस्लिम लीग नून समेत पीपल्स पार्टी और सारी जमातों ने हमायत की। कौमी असम्बली में वजीर आजम की मौजूदगी में बिल मंजूर हुआ। फिर सदर आसिफ जरदारी ने दस्तखत क्यों नहीं किए? क्या ये बदनीयती, धोखा और फ्रॉड नहीं है? मौलाना फजल रहमान ने इस मौके पर कारकुनान से पूछा कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं तो क्या आप लोग तैयार हैं? ये जंग हम जीतेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी ने बताया कि मदारिस के इजलास में फैसला करेंगे, हम कॉल देंगे, आप तैयार रहें। आप हमें आजमा चुके हैं, हमें धमकियां मत भेजा करो। बावर्दी एजेंसियों वालों, धमकियों से डरते नहीं, बिगड़ते हैं। फिर कहते हैं कि हमारी तरह के मौलवियों को मीडिया पर लाया जा रहा है। ये मैं जो हाफिज ताहिर अशरफी साहब की बात कर रहा था कि हमारी तरह के मौलवियों को मीडिया पर लाया जा रहा है। मौलवियों को लड़वाने की कोशिश ना की जाए। दीनी मदारिस में मुदाखलत कबूल नहीं। मालियाती निज़ाम, निसाब, इंतजामी ढांचे पर बात हुई और मामला तय हुए। 2010 में मुआहदा तय हुआ था, लेकिन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मदारिस महकमा तालीम के साथ रजिस्टर्ड होंगे, मातहत नहीं होंगे। मजीद ये कहा कि पेशावर में तारीखी इज्तिमा करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया है फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के हकूक़ हैं और फ़लस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया है। हम एक मजबूत मौक़िफ़ पर खड़े हुए हैं। खैर, ये सारा कुछ जो है, ये मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं एंड द मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। लगता तो यही है कि ये जो धमकी और बड़ी जानदार आवाज़ में धमकी आई है, इसके बाद हुकूमत को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा और इस मामले को हल करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ भी ताकत का इस्तेमाल जो तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट हो रहे हैं और अभी तक दी चौक एहतजाज के ऊपर रिसेंटली जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये कि 90 जो मुकदमात हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं और ये जो 90 मुकदमात हैं इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स भी हैं, उसमें सहाफ़ी भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, उसमें साबिक गवर्नर भी हैं, जो ज़ाहिर है बड़े-बड़े ओहदों पर तैनात रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से, वो लोग भी मौजूद हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि बहावल नगर के अंदर जो 7 नौजवान हैं, उनके अगेंस्ट भी एफआईआर का इंदराज हुआ। तो ये हो नहीं सकता कि एट द सेम टाइम आप इतने सारे फ्रंट खोल लें। तो एस्टैब्लिशमेंट ने जो इतने सारे फ्रंट खोले हैं, मेरा ख्याल है कि हमने दुनिया के अंदर रिसेंटली जो कुछ देखा, बशार अल असद के साथ जो हुआ, अब हसीना वाजिद के साथ जो हुआ, साउथ कोरिया की मिसाल हमारे सामने है, अम, सद्दाम हुसैन के साथ जो कुछ हुआ, मुअम्मर कज़ाफ़ी के साथ जो कुछ हुआ, स्लोली और ग्रेजुअली अगर पारा यूं ही हाई होता रहेगा, चीज़ें उस तरीके से टेम्परेचर लोअर नहीं होगा, तो फिर यही कुछ पाकिस्तान में भी हो सकता है। और जाहिर है कि अभी अभी ये लावा पक रहा है, ये चीज़ें, समथिंग इज कुकिंग और समथिंग इज फिशी, ये स्मेल किया जा सकता है बड़ी आसानी से। तो आई होप कि सैनिटी प्रिवेल करेगी, सैनिटी प्रिवेल करेगी और एक कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू होगा और उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। अगर इसी तरह से बिगड़ते रहे और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी इसी सख्ती का मुजाहरा किया जाता रहा, तो बादस कयास नहीं है कि मामलात हाथ से निकल सकते हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।